हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहिणी साइकोलॉजिकल हीलिंग एंड माइंड थेरेपी सेंटर के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायताएं मुहैया कराती हूँ। आज मैं आपके सामने बच्चों में बढ़ती हुई हिंसात्मक प्रवृत्ति पर चर्चा करूंगी। वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे हमारे बच्चों का बचपना, भोलापन सच में कहीं छिनता जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा हिंसक, उग्र और मारपीट की गतिविधियों में लिप्त हो गए हैं। एक पेरेंट होने के नाते सभी को ये लगता है कि उनका बच्चा अच्छा हो, अच्छे संस्कार सीखे, अच्छा व्यवहार समाज में शो करे, अक्वायर करे और अप्रूव्ड रहे। अब उसका हर व्यवहार अप्रूव्ड रहे। लेकिन इसके बाद भी यदि बच्चा हिंसात्मक हो रहा है, चीज़ों को फेंकना, मारना, पीटना, गाली गलौज करना, ये सारे हिंसा के अगर लक्षण बच्चों में दिखाई पड़ते हैं तो एक माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है। तो ये कौन से कारण है जिसकी वजह से बच्चों में हिंसा की प्रवृत्ति देखने में आती है? जितना मैंने देखा है, महसूस किया है, उसके आधार पर मैं यही कह सकती हूँ कि पेरेंट्स चाहते तो हैं कि उनके बच्चे अच्छे बने, लेकिन वो एक अच्छा रोल मॉडल पेश नहीं कर पाते। हो सकता है आज ये मेरी बात बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे, क्योंकि सभी ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे बने, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे रोल मॉडल नहीं हो पाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, अगर कोई बच्चा ये देख रहा है कि उसके माता पिता में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, आपसी गाली गलौज हो रहा है, या घर का माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो वो अच्छे व्यवहार कहाँ से सीखेगा? क्योंकि बच्चे वही देखते हैं, वही सीखते हैं जो उन्हें दिखने को मिलता है, जो उनको अपने आसपास के व्यवहार से सीखने को जो चीज़ें मिलती हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपना व्यवहार करते हैं। वो कहीं से कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, या उनके अंदर ये समझ नहीं होती कि वो जो व्यवहार देख रहे हैं वो न सीख करके कुछ अच्छा व्यवहार सीखें। क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा अनुकरण करते हैं, इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो अपने बड़ों को वो कॉपी करते हैं। अगर वो ये देखेंगे कि उसके मम्मी पापा में झगड़े हो रहे हैं किसी भी वजह से, या गाली गलौज हो रहा है, तो वो वही व्यवहार सीखेगा। दूसरा, मैं सबसे बड़ा कारण आज देख रही हूँ मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। ठीक है, 2 साल से कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हमारी मजबूरी भी बन गई है और ज़रूरत भी बन गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग भी बच्चों को हिंसक बना रहा है। तो ये हमारे माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी बच्चों के पेरेंट हैं, उनके ये ड्यूटी बनती है कि वो वास्तव में अपने बच्चों पर नज़र भी रखें। मैं कड़ी नज़र इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर मामला बहुत संवेदनशील है, तो हमें हमारे पेरेंट्स, जो भी बच्चों के माता पिता हैं, उनको ये ध्यान देना होगा कि बड़े समझदारी से, बड़े सूझबूझ के साथ वो बच्चों को मोबाइल के नुकसान और फायदे के बारे में बताएं। उनका एक समय निश्चित करें कि इस समय में ही तुम्हें मोबाइल दिया जाएगा, या तुम इसका इस्तेमाल इतने से इतने बजे के बीच में करोगे। और भरसक कोशिश हो कि कोई बड़ा उनके साथ बैठे, उनके साथ वो आसपास रहे और उसको ये बता दिया जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों के साथ अगर आप ईमानदार रहें, कि मेरा अपना अनुभव है, अगर आप बच्चों के साथ बिल्कुल ऑनेस्टली बिहेव करते हैं, उन्हें सच बताते हैं कि देखो बेटा, अभी तुम्हारी एज कम है, इस कम एज में मोबाइल पे कोई भी कंटेंट तुम देख लोगे जो तुम्हारी एज के बच्चों को नहीं देखना चाहिए, तो तुम्हें कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाएगा। बहुत सारे मोबाइल गेम्स हैं जो तुम्हें नुकसान दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिनको तुम्हें नहीं देखना चाहिए। तो मेरा यहाँ बैठना, मेरा यहाँ आसपास रहना ज़रूरी हो जाता है। यकीन मानिए, अगर आप बच्चे के साथ बहुत ईमानदारी से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो बच्चा आपको सही समझेगा, वो कभी भी आपको गलत नहीं समझेगा। उसे ये समझ में आएगा कि उसके माता पिता उसकी केयर करते हैं, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट के साथ उसका भला चाहते हैं। इसकी तुलना में अगर आप कहते हैं कि अच्छा रखो, हटाओ मोबाइल, बहुत देर से देख रहे हो, या कुछ इस तरह के कटु तरीके से अभी छीन लेंगे, खींच लेंगे, तो आप समझिए कि उसके ऊपर गलत असर पड़ेगा। और यहीं से हिंसा की शुरुआत होती है। क्योंकि जो व्यवहार हमें बच्चों से चाहिए होता है, पहले उसको हम अपने अंदर करते हैं, तब वो बच्चा समझ पाएगा। और बच्चों से व्यवहार करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप उसके साथ पूरा ईमानदार रहें और उसको कदम कदम पर ये एहसास दिलाएं कि आपका ये कदम, ये आप जो उसके लिए जो भी कर रहे हैं, जो भी डे टू डे लाइफ में आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ये उसके भले के लिए है। भविष्य में चल करके इसका फायदा उसको मिलने वाला है। और ये बात भी सच है, क्योंकि बच्चा अपना भला बुरा नहीं समझ सकता। आप उसके बड़े हैं, आपको आप उस दौर से गुजर चुके हैं, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, आप उससे बहुत बड़े हैं। वो सीखने के स्टेज में है, वो गलत भी सीखेगा, सही भी सीखेगा। आप उसको यहाँ कह सकते हैं कि मेरी उम्र इतनी
इतनी हो गई है कि मैं सही गलत को समझ सकूं। तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं है कि तुम गलत सही में अंतर कर सको, तो क्यों ना मैं तुम्हें पहले से ही जो सही है वो बता दूं और पहले से ही जो गलत है मैं उसको रोक के रखूं, मैं तुम्हें उससे बचाऊं। मतलब मैं एक सीमा खींचूं तुम्हारे आसपास, और वो निश्चित रूप से आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ अपनाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा टीवी या बहुत ज्यादा माफ कीजिएगा बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिस्कशन अगर होता है, तो आप कोशिश करें कि बच्चों के सामने उन बातों को न करें, क्योंकि आप नहीं जानते बहुत सारे शब्द आप ऐसे कह जाते हैं, बहुत सारी बातें आप ऐसी कह जाते हैं, कुछ अच्छी बुरी। फिर मैंने कहा कि आप अपना एक दौर जी चुके हैं, आप अपना एक दौर देख चुके हैं, आपको ये पता है कि दुनियादारी क्या है, कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आपको कैमोफ्लेज करना है, कहाँ पर आपको समाज में अपने रियल नेचर को, रियल इमोशन को हटा के दुनियादारी के साथ चर्चा करनी है। बच्चा नहीं जानता, इसलिए किसी भी पॉलिटिकल डिस्कशन, किसी भी टॉक्सिक डिस्कशन से बचें, भरसक बचें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ से बचें, क्योंकि बच्चा न्यूज़ देख रहा है, कहीं मर्डर हुआ, कहीं किसी ने बिल्कुल फैमिली मेंबर्स ने किसी को मारा, या कुछ इस तरह के टीवी सीरियल्स जिसमें बहुत ही मैं कहूँगी बहुत नंगा सा सच दिखाते हैं, उन इस तरह के चैनल्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। थोड़ा क्या, मैं तो बिल्कुल खुल के कहूँ कि आप पूरा अवॉइड करें। आप देखें, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, बच्चे को बिल्कुल से रोकें, समझा के रोकें, या उसके सामने आप खुद भी ना देखें। तो सोशल मीडिया पर बात हो गई, मोबाइल पर बात हो गई, और कुछ टॉक्सिक डिस्कशन चैनल्स या कुछ टॉक्सिक सीरियल्स की मैं बात कर रही थी, इनको भी आप बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि हम बाहर से आने वाले किसी भी स्टिमुलस को नहीं रोक सकते। टीवी है, आप उसको चलाते हैं तो आपको उसमें जो चल रहा है, जो ट्रेंड है, वही दिखाई देगा। तो बजाय ट्रेंड को कोसने के, बजाय वातावरण को दोष देने के, थोड़ा सा आप चेंज हो, थोड़ा सा आप बदलें, आप सेल्फ सेंसर बोर्ड का काम करें और बच्चे को समझा के करें कि ये सारी चीजें तुम्हारे देखने लायक नहीं है। इनफैक्ट ये किसी के देखने लायक नहीं है, ये कंटेंट ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी इसको देख सके। आ रहा है तो आने दो, दिखा रहा है तो देखने दो, मगर हम या तुम इस चीज को बिल्कुल नहीं देखेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि मनोरंजन किया कैसे जाए। तो आप बच्चे के साथ बैठ करके कोई अच्छी फिल्म देख सकते हैं, कुछ अच्छे सीरियल्स देख सकते हैं, कुछ नए पुराने, कुछ कहानियां। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बच्चों के साथ कहानियां शेयर करें, स्टोरी शेयर करें, तो बच्चे में बहुत ही एक स्वस्थ मानसिकता का विकास होगा। और बच्चे हमारे, फिर मैं हिंसा पर आती हूँ कि एक्चुअली हिंसा सीख कहाँ से रहे हैं? सीखते हैं वातावरण से। जितने सारी चीजें मैंने बताई, सोशल मीडिया, सीरियल्स, न्यूज, बच्चे इन्हीं से हिंसा, इन्हीं के इर्द गिर्द ही उनकी हिंसात्मक व्यवहार का जाल बुनता है। कुसमायोजन की शुरुआत ही होती है इन सारी चीजों से। वो कुसमायोजित व्यवहार करते हैं। सबसे पहले वो चीखना चिल्लाना शुरू कर सकते हैं, आपके ऊपर बुरा, आपको बुरा बोल सकते हैं, कोई गाली निकाल सकते हैं। ये उनका पहला स्टेज होता है। तो इसी स्टेज पर आपको उन्हें कंट्रोल करना है। सेकेंड स्टेज में हो सकता है वो कोई चीज उठाकर फेंके, कोई कीमती चीज तोड़ दे, कोई चीज उठाकर फेंक दे, आपसे अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी सीमा तक चला जाए। बहुत बार बच्चे कहीं काट लेते हैं, कहीं कोई नस काट लेते हैं, कहीं अपने को चोट पहुंचाते हैं, कहीं सिर पटकते हैं। ये स्टेज काफी खतरनाक हो जाती है और हम तब, हमारे पेरेंट्स तब चेतते हैं या तब इस चीज को वो नोटिस करते हैं जब बच्चा अमूमन सेकेंड फेज में चला जाता है। मतलब कुसमायोजन के बाद वो जब हिंसात्मक व्यवहार की तरफ बढ़ता है और पहली हिंसा वो अपने प्रति करता है। तो अगर इस ऐसी चीजों की शुरुआत हो गई है तो आप साइकोलॉजिस्ट की मदद लेने में देर ना करें, क्योंकि पहला स्टेज आपका निकल चुका है जहां पर आप उसके साथ बैठ करके सारी गतिविधियां करते, उसकी सीमा निर्धारित करते, मीडिया पे कितना समय बिताना है, उसको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। ये पहला आपका पालन पोषण का पहला लेवल होगा। लेकिन अगर उस लेवल पर आप किसी वजह से चूक गए, आप ध्यान नहीं दे पाए और बच्चा कुसमायोजन की तरफ बढ़ गया, हिंसात्मक व्यवहार सीखने लगा, सीख चुका, तो वहां पर आपको एक साइकोलॉजिकल इंटरवेन की जरूरत पड़ेगी और एक मनोवैज्ञानिक की मदद से आप बच्चे को वहां से निकाल सकते हैं। और जब भी मैं थेरेपीज देती हूँ, इसमें फैमिली थेरेपीज कारगर होती हैं। वैसे तो फैमिली थेरेपी सभी तकलीफ में मैं देती ही देती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ तो फैमिली थेरेपी मस्ट है। कभी कभार बच्चे आने से, थेरेपीज लेने से पूरी तरह मना करते हैं। स्पेशली ये चीज 12 साल, 14 साल, 18 साल, 16 साल इस तरह के एज के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है। वो मना करते, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं कहीं नहीं जाने वाला है, मैं कहीं नहीं जाने वाली।
तो यहाँ पर पेरेंट्स को ही थेरेपीज लेनी पड़ती है। ये बड़ी अजीब बात है, बट पेरेंट्स यहाँ थेरेपी लेते हैं, बच्चे के साथ बैठ करके लेते हैं और बच्चों में धीमे धीमे करके कॉग्निशन डेवलप होने लगता है। क्योंकि अगर किशोरावस्था की एज हमारी अगर 18 साल तक मान लिया जाए, जो कि होती है 12 से लेकर के 16 साल 18 साल, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट इसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। मैं मानती हूँ कि 21 साल तक हम बच्चों को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं और कहीं कहीं पर 22-23 साल में बच्चों में ऐसी स्टडीज आई हैं कि 22-23 साल तक बच्चों को बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा बदला जा सकता है। हाँ, असली दिक्कत होती है 24 साल के बाद। खैर इसमें भी ये तो रिसर्च का विषय है, मैं इस पर इस वीडियो में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, किताबों और ये रिसर्च का मैटर बनता है। तो मैं यही कहूंगी कि फैमिली थेरेपीज बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कारगर होती हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर बच्चा हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है तो अब आप एज अ पेरेंट सख्ती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सख्ती आपको अपने ऊपर करनी चाहिए थी जो आप किसी वजह से नहीं कर पाए। तो अगर आप सख्ती अपने ऊपर नहीं कर पाए हैं तो अब आप बच्चे के ऊपर सख्ती करके उसका भी नुकसान करेंगे और अपना भी करेंगे। तो धैर्य से काम लें, संवेदनशील बने, बच्चों को समझें, बच्चों से निरंतर संवाद करें, लड़कियों से, लड़कों से, यहाँ तक कि आप उनके बॉयफ्रेंड्स, अगर गर्लफ्रेंड्स, अगर बच्चा इस एज में पहुंच गया है कि क्लास 10-12, तो वहां पर तो इस तरह की चीजें बहुत आम हो गई हैं। आप उनके बारे में भी आराम से हेल्दी तरीके से उनसे बात कर सकते हैं। ये ऑड लग सकता है आपको, बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये चल रहा है, समय की डिमांड है, या समय का हम दोष कहें, डिमांड कहें, मैं आप जो भी इसको नाम दे लें। तो जो मैं देख रही हूँ वो मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी आप बहुत पेशेंस रखें, उसे खुल के बात करें। देखिए, खुल करके ईमानदारी से बात करना ही सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान होता है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने आपको काफी पॉइंट्स बताए हैं। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मदद की जरूरत है, इंटरवेन करने की जरूरत है, एक मनोवैज्ञानिक के पास जरूरत है जाने की, अगर बच्चों में कुसमायोजन या हिंसा दिख रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें लगातार बच्चे और माता पिता के साथ आते हैं और अपनी थेरेपीज ले रहे हैं और हैप्पी हैं, वो खुश हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर ऐसी जरूरत महसूस होती है तो ना संकोच करें ना देर करें, क्योंकि ये हिंसा अगर आप अभी रोक लेते हैं, अभी अगर आप मदद ले लेते हैं, तो ये आपको आगे समय में आने वाले खतरे से रोक देगी।